हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मनोदशा विकार के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने मनोदशा के दो विकारों के बारे में पढ़ा था। पहला था बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के दो प्रकार थे, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स। आज हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर एक तरह से यह बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का ही माइल्ड फॉर्म है, यानी कि कम विकृत रूप है, मृदुल रूप है। इसके अंदर हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन यानी मृदुल अवसाद, यानी अवसाद का कम अवसादी रूप के जैसे लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं। हाइपोमेनिया यानी उन्माद की अवस्था भी कम होती है, जिसको कि हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर होता है ज्यादा। तो अप उन्माद तथा अप अवसाद के लक्षण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसको हम DSM-4 के अंतर्गत इस विकृति को चिरकालिक अस्थिर क्षुब्धता के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि लंबे समय तक जो है डिस्टरबेंस, क्षुब्धता मतलब डिस्टरबेंस चला आ रहा है, उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। इसमें अवउन्माद और अवसाद दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उससे इस रूप में भिन्न होता है, क्योंकि इसमें एक तो इसका स्वरूप जो होता है वो मृदुल होते हैं, नहीं इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। अवसाद और उन्माद के लक्षण उतने ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं जितने गंभीर बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के अंतर्गत पाया जाता है। जनसंख्या का जो 1% लोग होते हैं उनमें ये विकृति पाई जाती है, और ये विकृति बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ घटित होती है, यानी पाई जाती है बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर्स के साथ में। और यह विकृति महिलाओं में अधिक पाई जाती है। इसी के साथ यह 15 से 25 वर्ष की आयु के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। यह एक चिरकालिक अस्थायी मनोक्षुब्धता की दशा है, जिसमें भिन्न भिन्न अवधियों के अवउन्माद तथा अवसादी लक्षण होते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए हाइपोमेनिया की स्थिति हुई, कुछ समय के लिए हो सकता है डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है, कभी 2 महीने हो सकती है, तो कभी 4 महीने हो सकती है, कभी 1 महीना भी हो सकती है। यानी अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग अवधियों में ये अवस्था पाई जाती है। जो अवउन्मादी लक्षणों की संख्या है वो अधिक तीव्र और व्यापक होती है, यानी मैनिया की स्थिति, यानी व्यक्ति की अतिक्रियाशीलता की अवस्था इसमें ज्यादा पाई जाती है बजाय अवसाद के। इस विकृति में कम से कम 2 साल तक अनेक अवधियों में उन्माद और अवसाद दोनों के लक्षण दिखाई देने चाहिए, तभी इस विकृति से पीड़ित व्यक्ति को समझा जाता है। इसमें कई बार जो है कोई व्यक्ति को किसी अवसादप्रद घटना का अनुभव अवश्य हुआ होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा उसको डिप्रेशन हुआ होना चाहिए, तभी यह विकृति घटित होती है। कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन अचानक से, जैसे किसी व्यक्ति जो हो बहुत ज्यादा उसके क्लोज हो, उसकी डेथ हो गई हो, या उससे डिस्टर्ब हो गया हो, या बहुत बड़ा झटका या डिप्रेशन उसको शॉक लगा हो, ऐसा होना जरूरी होता है। इस व्यक्ति के लक्षण जो हैं रोगी में महत्वपूर्ण व्यथा उत्पन्न करते हैं, यानी कि व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंस स्ट्रेस हो उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जिसमें कि 2 प्रमुख कारण हैं, जैविक कारक और मनोसामाजिक कारक। जैविक कारक हमारे यानी कि जो जननिक होते हैं, यानी कि जेनेटिकल होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। इस विकृति में से ग्रस्त जो है 30% जो रोगी हैं उनके परिवारों में बाइपोलर 1 डिसऑर्डर्स पाया जाता है। उनकी फैमिली जो हिस्ट्री होती है वो 30% जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह जब इनके परिवारों का अध्ययन किया गया, कुछ डाटाबेस जब अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के जो लोग हैं उन परिवारों में साइक्लोथाइमिक विकृति अधिक पाई जाती है। इसी के साथ मनोसामाजिक कारक जो हैं उनके ऊपर अध्ययन किया गया, तो देखा गया
कि साइक्लोथाइमिक विकृति का कारण व्यक्ति की जो शैशव अवस्था है, उस समय उसके विकास के समय कुछ उसको आघातों का पाया जाना है, यानी कि उसको उस समय कुछ ऐसे ऐसे ट्रॉमा या आघात लगे हों उस बाल्यावस्था या शैशव अवस्था के समय, जो कि इस विकृति का प्रमुख कारण बनते हैं। जैसे फ्रायड ने भी एक अजम्पशन ये किया था कि साइक्लोथाइमिक दशा कठोर तथा दंडात्मक परा अहम यानी सुपर ईगो पर विजय प्राप्त करने का ईगो का एक प्रयास है। यानी कि फ्रायड ने हमारे मन की 3 दशाएं बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईगो जो है वो प्रयास करता है सुपर ईगो के ऊपर अपने आप को सफल करने का या उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का। तो ये एक तरह से उसका प्रयास होता है। यहाँ जो है अवोन्माद की जो व्याख्या की गई कि आत्म आलोचना के अभाव या अवरोधों की अनुपस्थिति के रूप में की गई। जब अवोन्माद की यानी मैनिया की स्थिति जब होती है तो उसमें आत्म आलोचना नहीं होती है और अवरोधों की अनुपस्थिति होती है। और जब व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होता है तो उसका जो कठोर सुपर ईगो है उसके बोझ से वो अपने आप को दूर करने का प्रयास करता है। अवोन्माद यानी हाइपोमीनिया में डिनायल मनोरचना का व्यक्ति प्रयोग करता है, यानी अस्वीकरण, यानी किसी भी परिस्थिति जो उसके साथ घट रही है उसका वो स्वीकार नहीं करता, अस्वीकरण की स्थिति होती है, जिसके द्वारा रोगी बाह्य समस्याओं तथा जो उसके अंदर अवसाद के, डिप्रेशन के आंतरिक भाव जो आ रहे हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। इस तरह साइक्लोथाइमिक विकृति के रोगी को अवोन्माद के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरा विकार आता है या चौथा विकार जैसे जो है डाइसाइथमिक डिसऑर्डर। डिस्थेमिया एक ग्रीक शब्द है जिसके द्वारा जिसका अर्थ होता है रुग्ण मनोदशा, यानी कि बीमार की अवस्था। यह विकृति 3 से 5% लोगों के बीच में पाई जाती है। यह थाइमस ग्रंथि जो है उसके दोषपूर्ण कार्य करने से भी मानी जाती है। यह लगभग 3 से 5% लोगों के बीच में पाई जाती है, जबकि युवकों में यह 8% पाई जाती है तथा युवतियों में यह 5% पाई जाती है। यह एक तरह से डिप्रेशन या बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर का माइल्ड रूप है, यानी कम विकृत रूप है। इसमें उनके कम लक्षण दिखाई देते हैं। यह अन्य मानसिक विकृतियों जैसे डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, आतंक, मादक पदार्थों के उपयोग तथा बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं के साथ उत्पन्न होता है। यह विकृति जो है वह दीर्घकालीन अवसाद की दशा है, यानी डिप्रेशन जो है वो लंबे समय तक चला जाता है। जैसे साइक्लोथाइमिक में लगभग हमें 2 साल तक विभिन्न अवधियों के लिए उन्माद और अवसाद की अवस्थाएं होती हैं। यहाँ अवसाद जो है 2 वर्ष से ज्यादा समय तक के लिए होता है। यहाँ इस विकृति में रोगी की दुखी मनोदशा हम वर्णन करते हैं तथा बच्चों में ये अवसाद जैसा नहीं होता, सिर्फ उनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है। ऐसे रोगियों को भूख कम लगती है या वो आवश्यकता से ज्यादा भोजन करते हैं, उनको अति निद्रा की या अनिद्रा की अवस्था हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा सोते हैं या उनको बिल्कुल नींद नहीं आती है। निम्न ऊर्जा, थकान, सेल्फ रेस्पेक्ट उनमें कम होता है। उनमें अपना ध्यान केंद्रण यानी जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, वो भी कम पाया जाता है। उनमें निर्णय लेने में भी उनको कठिनाई होती है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर भी उनकी कम हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति निराशा का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का लो इंटरेस्ट लेवल भी रहता है कि उनको रुचि, जो किसी भी चीज में रुचि नहीं रहती है। आत्मालोचना के भाव उनमें पाए जाते हैं।
वो अपने आप को अनइंटरेस्टेड यानी नीरस महसूस करते हैं, किसी भी चीज के योग्य महसूस नहीं करते हैं। ये इस तरह के लक्षण व्यक्ति में दिन प्रतिदिन वो अनुभव करता है। जो डिस्टरबेंस होता है वो 2 वर्ष की अवधि जो होती है उसमें दिखाई देते हैं, या 2 महीने से अधिक भी उसमें कई बार नहीं दिखाई देती है। इस विकृति का निदान जब तक संभव नहीं होता है, व्यक्ति अगर उसको कभी मैनिया हो रहा है, कभी मिक्स हो रहा है, एपिसोड आ रहा है, या उसको डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, यह विकृति जो है सिजोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर के समय व्यक्ति में जब डिप्रेसिव की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं, उस समय भी इसका निदान होना संभव नहीं हो पाता है। अब इसके कारक भी 2 तरह के हमारे हैं, जैविक और मनोसामाजिक। जैविक कारक हमारे इसी तरह से हैं, जो डिस्थाइमिक विकृति है और जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, दोनों के लक्षणों में समानता पाई जाती है। दोनों में व्यक्ति के बायोलॉजिकल आधार पाए जाते हैं। स्लीप जो स्टडीज की गई व्यक्तियों की, तो उसमें देखा गया कि जो रैप है यानी कि रैम जो है रैपिड आई मूवमेंट, और जो उसकी अव्यक्तता की अवस्था है उसमें ह्रास होने लग जाता है। वृद्धि संबंधी लक्षण जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। निद्रा में असामान्यताएं पाई जाने लग जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयां लेते हैं उनके प्रति उसमें अनुक्रिया पाई जाती है। यहाँ उनका न्यूरो एंडोक्राइन जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि थायराइड और ग्लैंड तथा एड्रिनल जो ग्लैंड है उनके पर उन पे टेस्ट किया गया, जिसमें डीएसटी तथा टीआरएच, जिसको कि डेक्सा एमिथोसाइन सप्रेशन टेस्ट तथा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है। इनमें टेस्ट से संबंधित संकेत ये करते हैं, अध्ययन ये बताते हैं कि दीर्घकालीन जो रोग है वो थायराइड जो ग्रंथि है उसमें असामान्यता के कारण पाया जाता है। मनोसामाजिक कारण ये बताते हैं कि किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति को समायोजन से संबंधित कुछ कठिनाइयां होती हैं तो उस दौरान यह विकृति पाई जाती है, उसका विकास होता है, उसका व्यक्तित्व तथा उसके ईगो डेवलपमेंट में विकृति हो जाती है। व्यक्ति जो प्रतिक्रिया निर्माण में अनेक मनोरचना यानी डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है, उसमें आत्म आदर की भावना कम, अंतर्मुखी होना, अप्रसन्नता, ऐसे कार्यों में खुश न होना जिसमें सामान्यतः खुशी होनी चाहिए, इस तरह के लक्षण उनमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसके लिए उपचार के लिए हम लिथियम चिकित्सा विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लिथियम एक द्रव्य है वो दिया जाता है। धन्यवाद।